अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। पूरी दुनिया में 16 दिन मनाए जाते हैं 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के नाम पर अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब ये जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है? लेट्स से वायलेंस की डेफिनेशन क्या है? वायलेंस का मतलब होता है जुल्म, तशद्दुद, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो या इसकी कोई भी साख्त या कोई भी शनाख्त हो। जुल्म जुल्म है, चाहे वो लड़कियों के ऊपर किया जाए, खवातीन पर किया जाए, लड़कों, मर्दों या फिर ख्वाजा सराओं पर किया जाए। जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाना उससे बड़ा जुल्म है। पूरी दुनिया में 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म मनाया जाता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारी मेन बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी हुकूमती सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उन पर दुनिया भर को जो मेन बिल्डिंग्स होती हैं उनको ऑरेंज लिटअप कर दिया जाता है। ये ऑरेंज रंग बेसिकली आपको रिमाइंड कराता है कि लड़की पर या औरत पर तशद्दुद गलत है, चाहे वो मर्द करे या वो तशद्दुद औरत पर करे, जुल्म जुल्म है। और वो लोग जो गिरदो नवा में देखते हैं कि औरतों पर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है और खामोश रहते हैं, वो भी उस जुल्म में बराबर के शरीक हैं। हमने बहुत से शोज किए और हर बार डोमेस्टिक वायलेंस पे शो करते हुए लोगों का एक फीडबैक आता है, ये सिर्फ शो की रेटिंग के लिए किया जाता है। हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ तो तशद्दुद नहीं किया जाता। थोड़ी बहुत मारपीट तो हर घर में होती है, मारपीट थोड़ी हो या ज्यादा वो वायलेंस है। कोई भी ऐसा रिश्ता जिसको निभाने के लिए आपको थप्पड़ खाने पड़े, आपको गाली खानी पड़े या आपको फिजिकली इमोशनली तकलीफ से गुजरना पड़े, वो रिश्ता कब तक चलेगा? और ये बातें सिर्फ बातें नहीं, हमारे समाज का हिस्सा है डोमेस्टिक वायलेंस, जिस रवैये को बदलने की सख्त जरूरत है। और हम हवाई बातें नहीं करेंगे, हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसे सर्वाइवर से जिन्होंने फेस किया, सफर किया डोमेस्टिक वायलेंस को। और हम इन्हें विक्टिम नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहादुर खवातीन हैं जिन्होंने आवाज उठाई। इन पर जुल्म तो हुआ मगर इन्होंने इस जुल्म से खुद को रिकवर करवाया और आज ये इंडिपेंडेंट और कोशिश कर रही हैं कि जिस तरीके से भी सही मगर इंडिपेंडेंटली जिंदगी गुजारें और अपने बच्चों की देखभाल करें। मेरी पहली मेहमान का ताल्लुक सरगोदा से है और इनका नाम है मरियम अकबर, जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। 15 साल की उम्र में इनकी शादी हुई इनकी खाला के बेटे से और रिश्ता निभाने की कोशिश की। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और नतीजा आपके सामने। आइए मरियम से बात करते हैं जो कि एक डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे पास आने का। शादी आपकी 15 साल की उम्र में हो गई जी। ऐसी क्या जल्दी थी वालिदैन को कि उनको लगा कि बस अब मरियम की जल्दी से शादी कर दो? बस हम लोग 4 बहनें थे, अब्बू फौत हो गया था, छोटी छोटी थी ना, और बस अम्मी ने यही कहा कि अपने अपने घरों में बेटियां चले जाएं और अच्छा है, बस इस वजह से शादी कर दी जल्दी। जी। अभी इस वक्त अम्मी आपको अगर देख रही हो जी। और हम इस पर बाद में आएंगे कि आपको किन तकालीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी अपनी वालदा को क्या कहना चाहेंगी या उन मदर्स को जिनको ये लगता है कि बेटी एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है, बस इसकी शादी कर देना ही इसका वाहिद हल है, इसको पढ़ने ना दिया जाए और बस जो भी अच्छा शख्स मिले उससे शादी कर दी जाए, शायद यही उसका हल है। उन माओ को क्या कहोगी आप? बस उन माओ को यही कहना चाहती हूँ, बेटियों का सोच के समय, माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचते हैं पर बस नसीब की बात है कि मेरे नसीब में ये लिखा हुआ था, पर जुल्म भी तो हुआ है ना, ये अल्लाह पाक की तरफ से तो नहीं ना, ये तो शैतान ने किया जो भी किया है। अल्लाह उनको हिदायत दे जो ऐसे लोग जुल्म करते हैं। जिस तरह का मैंने अभी सबसे बात की थी और आपसे भी मैं ये बात करी थी कि 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म में 16 दिन है जिसके ऊपर हम मुसलसल बातें करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है, आगाही दी जाती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, जुल्म को बर्दाश्त करना गलत है, ये तो जालिम को सपोर्ट करने वाली बात है। जी बिल्कुल। आप 15 साल की थी जी और आपकी शादी हुई, जिस तरह आपने कहा आपकी खाला के बेटे। जी। बज़ाहिर बड़ा परफेक्ट एक रिलेशनशिप लगता है कि कजन है, जी ख्याल तो रखेगा ना? जी। नहीं हुआ ऐसा, नहीं हुआ। वो क्या बुरा वक्त था या वो घड़ी थी जी। जब उसने तजाब गर्दी जैसा एक घिनौना अमल किया जी। और आपको तकलीफ पहुंचाई मरियम? बस वो अम्मी बीमार थी, उनको फालिज हो गया था और अम्मी के पास मैंने जाना था, वो कहता था कि अम्मी लोगों से मिलना नहीं है,
تو بس اس وجہ سے اس نے میرے اوپر تیزاب پھینک دیا کہ ماں باپ سے نہیں ملنا. ابو میرے تھے نہیں اور امی تھی, ان سے بھی نہیں تھا ملنے دیتا. اور شام کے ٹائم میں نے نکلنا تھا اور صبح کے رات کو 8 بجے اس نے میرے اوپر سوئے کے اوپر تیزاب پھینک دیا. میں سو رہی تھی. اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی مریم؟ میری 18 سال. اور بچے تھے آپ کے اس وقت؟ میرا بیٹا ہونے والا تھا اور بیٹی ہوئی تھی. مریم ایک میں کیا کہوں, اب آئی ڈونٹ ہیو ورڈ. ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ مرد عورت پہ ظلم کرتا ہے, جو کہ ہماری اسٹیٹس بھی کہتی ہیں کہ مرد عورت پر یا بچیوں پر تشدد کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی کیسز میں. لیکن کیا اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہوتی جو عورت کو بچانے کے لیے آواز اٹھائے؟ ایک عورت تو عورت کو بچا سکتی ہے اگر چاہے تو بالکل. مگر بہت سے کیسز میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس ظلم میں عورتیں بھی برابر کی شریک ہوتی ہیں, کبھی ساس کے روپ میں, کبھی نند کے روپ میں. جی جب آپ پہ یہ ظلم ہو رہا تھا؟ جی, میری اس ٹائم 2 نندیں موجود تھی اور وہ تیزاب پھینک کے بائی بھاگ گئے تھے. اور میری نند آئی, میں نے ساتھ والے ہمسائے کو گھر پتھر پھینکے, وہ بھی نہیں تھے میرے سنے. وہ چھوٹی سی بچی آئی, اس نے دروازہ کھولا اور آگے میری نند آ گئی. اس کو میں نے کہا کہ مجھے نورین میرے اوپر دیکھو رضا نے کیا کیا, تو آگے سے کہتی ہے بہت اچھا ہوا ہے تمہارے ساتھ. کہ ان کو خدا کا خوف نہیں تھا کہ میں اس ٹائم تڑپ رہی تھی, میں بھاگ رہی تھی, لوگوں کے آگے ہاتھ کر رہی تھی کہ مجھے میری کوئی تو سنے. اس ٹائم میری کوئی بھی نہیں تھا سن رہا. تو پھر جب آس پاس کے لوگوں نے نہیں سنی, آپ کی نندوں نے بھی کہا کہ اچھا ہوا اور اس طرح کے گھٹیا ریمارکس دیے, تو پھر کس کے پاس آپ گئیں؟ اس ٹائم پھر میرا بھائی 1 گھنٹے کے بعد میں گلی میں بھاگتی تھی, لوگوں سے کرتی تھی, کوئی نہیں تھا میرے پاس آ رہا. پھر میرے بھائی آئے اور وہ مجھے ہاسپٹل لے کے گئے تھے. مگر مریم 1 گھنٹے تک جس تکلیف سے آپ گزری تب تک تو چہرہ خراب ہو گیا. جی بالکل. اور پھر کتنا عرصہ لگا, کتنی سرجریز ہوئی جس کے بعد آج مریم ہمارے سامنے اتنی مضبوط ہو کر بیٹھی ہے؟ 10-15 سرجری ہوئی ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے میں بہت بہتر ہوں. اور آپ کا بیٹا بھی اسی دوران پیدا ہوا؟ جی. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ درندہ جس نے یہ ظلم آپ پر کیا اور اس کا یہ پورا خاندان انکلوڈنگ اس کی بہن, جی, جس کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو بچاتی اور اس ظلم کو ہونے سے روکتی بحیثیت عورت, مگر کہتے ہیں نا جو مسوجنی ہے یہ ایک سوچ, ایک فطرت کا نام ہے. اس میں مرد عورت خواجہ سرا یہ میٹر نہیں کرتا. دس گوز بیونڈ جینڈر. ظالم کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا, ظالم ظالم ہوتا ہے اور ظالم کو سزا دینا ہماری ذمہ داری ہے. مجھے یہ بتائیے مریم کہ بیٹا بھی آپ کا اسی دوران پیدا ہوا؟ جی, 1 ماہ کے بعد. بیٹا اسے کیا نام رکھا؟ علی حیدر. علی حیدر. اور بیٹی کا کیا نام ہے؟ صفا. صفا اور علی حیدر. جی. ابھی آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ ابھی میں سلائی کرتی ہوں اور 1-2 گھر کا کام کرتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے صحیح. ماشاء اللہ. جی. اور وہ درندہ اس وقت کہاں ہے جس نے یہ ظلم آپ کے ساتھ کیا؟ وہ ادھر گجرا والے رہتے ہیں. آپ نے کوئی قانونی کارروائی کی اس ظالم کے خلاف؟ نہیں, اس کو پکڑوانے کی کوشش کی؟ اس کو سزا دینے کی کوشش کی؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کیا. کیوں؟ بس یہی غلطی ہوگی تھی نا اس ٹائم, سمجھ نہیں تھا آتا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. میرا بھائی تھا وہ بھی اتنا سمجھدار نہیں تھا اور میرے ساتھ کوئی بڑے کی سپورٹ بھی نہیں تھی اور مجھے خود بھی نہیں تھا پتا میں کیا کروں. بس میں نے اللہ پاک پہ چھوڑیا, میرا انصاف اللہ ہی کرے گا. آج وہ درندہ اس وقت اگر آپ کو دیکھ رہا ہو, جی, کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس کو؟ بس اسے اللہ ہی پوچھے گا. صفا کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کیا خواب دیکھا ہے مریم نے؟ بس میں یہی کہتی ہوں ان کی اچھی پرورش کروں, پڑھیں اور میرا آسرا بنے. آپ کا آسرا بنے. جی. بیٹیوں کے لیے کیا کہنا چاہو گی؟ بیٹیوں کی اللہ پاک بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. لیکن مریم ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھوں گی, آپ پڑھ نہیں سکی. جی. آپ کا شوق تھا کہ آپ پڑھتی؟ جی بالکل. صفا کے لیے تعلیم کے معاملے میں جی کیا سوچ رکھتی ہیں, کیا خواب دیکھتی ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ بس وہ پڑھ کے اچھے مقام پہ پہنچے, بس میرا یہی خواب ہے. میرے بچے اچھی وہ پڑھ لکھ کر اچھے مقام پر پہنچے, اچھی نوکری کرے, اپنے پیروں پر کھڑی ہو, تاکہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس پر ظلم کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کا ہاتھ روک لے. بالکل. اور ایسا وقت اس پر نہ آئے جی اللہ کہ وہ
लोगों के लिए मदद के लिए कह रही हो और कोई इसकी बात ना सुन रहा हो. हमें अपनी बेटियों को उस तरह मजबूत करना है, बनाना है इंशाल्लाह. और मरियम बनाएंगे सफा को इतना ही मजबूत इंशाल्लाह. वो बच्चियां जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, जो उस तकलीफ से गुजरती हैं जिस तकलीफ से आप गुजरी हैं मरियम, उनको कुछ कहना चाहोगी? बस अल्लाह पाक उनको भी हिम्मत दे और अल्लाह पाक किसी के साथ ऐसा ना हो. आमीन. बहुत बहुत शुक्रिया मरियम. अल्लाह ताला आपको इसी तरह मजबूत रखे और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है हमेशा. आपने मुस्कुराते रहना है. जी बिल्कुल. यहाँ तक आई इतनी मजबूती के साथ तो आगे भी रास्ता बेहतरीन होगा इंशाल्लाह. तकलीफ का दौर गुजर गया. जी. अपना बहुत ख्याल रखें मरियम. बहुत शुक्रिया. कौन है जो कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सिर्फ बातें होती हैं? स्टैट्स या डेटा अगर शेयर किया जाता है तो शायद हम उस बात पर यकीन नहीं करते. हमें लगता है ये एक हेडलाइन है, कोई बात नहीं, या इसको पर एक शो कर दिया कि लोग जरा ज्यादा देख लेंगे, व्यूअरशिप मिल जाएगी. मरियम हजारों बच्चियों में से वो एक बच्ची है जो आज डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. हम और मेहमानों से भी मिलेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस. अब ये पहली आपके सामने गवर्नमेंट आई है जिसकी अब पॉलिसी है पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना, जिसकी अब पॉलिसी है कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को इंसेंटिव्स देने हैं, इनकी रुकावटें खत्म करनी है पूरी तरह. अपनी इंडस्ट्री की हम मदद करेंगे और सियालकोट की वो बिजनेस कम्युनिटी जिसमें वाइब्रेंसी ऐसी है कि वो अपनी सड़कें भी बना लेते हैं, अपने एयरपोर्ट भी, अब अपनी एयरलाइन भी बना ली है, इनकी अब हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे. गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, सियालकोट, ये सारा जो इलाका है ये एक तो एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे लिए सबसे बेहतरीन इलाका है जिसकी अगर हम मदद करें तो मुल्क का फायदा होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. मेरी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि इस मुल्क में गुर्बत कम की जाए, लोगों को गुर्बत से निकाला जाए. हमारे पास एक नौजवान आबादी है और हमें मुसलसल इनके लिए नौकरियां क्रिएट करनी हैं और वो नौकरियां इंडस्ट्री से होती हैं और ख़ास तौर पे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री. हमारी अब पूरी कोशिश है कि जो जो मुश्किलात, रुकावटें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को हैं, पूरी कोशिश है कि अब हम रुकावटें इनकी दूर करें. हम सिटी गवर्नमेंट्स लेके आ रहे हैं और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जो सिटी गवर्नमेंट बनेगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर इलेक्ट होगा. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं समाज और आज हम बात करें 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है. और इनकी तारीख भी मैं बताती चलूँ आपको. 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक पूरी दुनिया में 16 दिन तक कोशिश की जाती है अवेयरनेस क्रिएट करने की, लोगों को ये बताने की कि वायलेंस चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, वो वायलेंस है, वो गलत है, वो जुल्म है और जुल्म के खिलाफ खामोश रहना उससे बड़ा जुल्म है. मेरे अगले मेहमान हैं यासिर अमानत खान जो कि यूएन वुमेन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म आखिर हैं क्या. अस्सलाम वालेकुम यासिर. अस्सलाम वालेकुम जी. बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का. थैंक यू फॉर हैविंग मी. यूएन वुमेन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है. पिछले 5 सालों से कोशिश कर रहे हैं हम, बीइंग द गुडविल एम्बेसडर, आई नो कि कितना मुश्किल काम है लोगों को ये आगाही देना बिल्कुल कि अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो इसको जस्टिफाई नहीं करें. बिल्कुल सही करें. क्योंकि आप रिश्ता निभाना चाह रहे हैं तो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं. दिस इज रॉन्ग. तो आम फहम अल्फाज में बताइए हमारे आम पाकिस्तानियों को 16 दिन जो एक्टिविज्म के वो आखिर हैं क्या? थैंक यू वेरी मच मुझे दावत देने के लिए. 16 डेज के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ये बैकग्राउंड दे दूं कि ये एक मूवमेंट थी जो 1961 में जिसका आगाज हुआ था डोमिनिक रिपब्लिक से, जहाँ पे 4 बहनों ने एक वहाँ के जो हुक्मरान थे उनकी कुछ पॉलिसीज के खिलाफ उन्होंने आवाज खड़ी की. तो 3 बहनों को वहाँ पे जो उनकी पुलिस थी उन्होंने कत्ल कर दिया. तो जो चौथी बहन थी उन्होंने फिर इस हवाले से एक मूवमेंट शुरू की जो आज आप देखते हैं कि इतनी बड़ी मूवमेंट है जो 16 दिनों के ऊपर मबनी है.
25 नवंबर से ये शुरू इसलिए होती है क्योंकि 25 नवंबर का जो दिन है वो आगाही मनाने के लिए है खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के लिए, तो दैट इज 25 नवंबर। और 10 दिसंबर को ये इख्तिताम इसलिए होती है क्योंकि 10 दिसंबर इज ह्यूमन राइट्स डे। बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो खवातीन के हकूक हैं वो ह्यूमन राइट्स ही हैं, बिल्कुल, वो अलग नहीं है ह्यूमन राइट्स से। और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ डेज आते हैं, हम सिंफी तशद्दुद की बात करते हैं, हम बात करते हैं पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज की, उनके क्या चैलेंजेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। तो इस सब को रैप अप करते हैं हम 10 दिसंबर के अंदर, जो कि ह्यूमन राइट्स डे, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि ये सब हकूक जो हैं ये इंसानी हकूक ही हैं, ये कोई अलग से चीज नहीं डिमांड की जा रही। आपने जिस तरह बात की कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के हुकूक, या फिर अभी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस खास तौर पे कोविड के दिनों में, और मैं सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगी, पूरी दुनिया में ग्लोबली केसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो जालिम है वो भी घर बैठा है और जो मजलूम है वो भी बंद है, कन्फाइंड है। तो पाकिस्तान में इसकी शरह कितनी बड़ी है ड्यूरिंग पेंडेमिक? ड्यूरिंग पेंडेमिक, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में हमने डोमेस्टिक वायलेंस का एक सिग्निफिकेंट राइज देखा ड्यूरिंग कोविड। और उसके बहुत सारे रीजंस में मेजर रीजन यही था कि एक खातून अपने एक अब्यूसिव पार्टनर के साथ लॉक्ड है पूरा दिन घर में, क्योंकि आपके ऑफिसेज बंद है, सारा कुछ बंद है, तो जो डिफरेंट सर्विसेज हैं वो भी एक्सेस नहीं कर सकती। हमने ये केसेस भी देखे जहां खवातीन ने अपने आप को कबर्ड के अंदर लॉक करके फोन करने की कोशिश की हेल्पलाइंस को, और वो तब भी नहीं कर पाई बिकॉज आपका अब्यूजर और परपेट्रेटर आपके साथ है घर में, वो कॉन्स्टेंटली आपकी हर मूव को मॉनिटर कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकती हैं वो मेंटल टॉर्चर किस हद तक बढ़ चुका है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ने ये इंडिकेट किया है कि ओवर 200% राइज आया पहले 2 क्वार्टर्स में सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। अब इसमें सिर्फ हेल्पलाइंस बना देना एक सोल्यूशन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्पलाइंस, एक मैकेनिज्म है जहां पे सर्वाइवर्स एक्सेस करते हैं, बट ये प्रॉब्लम एक माइंडसेट का है। बिल्कुल। और ये माइंडसेट शुरू होता है एज सून एज अ पर्सन इज बॉर्न। पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं, ओवरऑल भी पूरी दुनिया में इनइक्वालिटीज होती हैं, हमारे माशरे में प्रॉब्लम यह है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरू दिन से यही बता दिया जाता है कि जो बेटा है वो तो घर का मालिक है, जो बेटी है वो गुड़िया से खेलेगी। तो वो इस माइंडसेट से बढ़ना शुरू होते हैं। और ये मैं आपसे कोई देहात या बैकवर्ड की बात नहीं कर रहा, आपकी तहकीक मुझसे ज्यादा है, आप जानती हैं कि ये मैं पॉश एलीट क्लासेस भी इसमें आती हैं, और वो इस माइंडसेट से जब आप ग्रो करते हैं और आप एक माशरे में डिफरेंट रोल्स अज्यूम करते हैं, चाहे वो आप लॉ मेकर पे हों या आप इन्फोर्समेंट के रोल्स में हो, आप इसी माइंडसेट या आपके दिमाग के अंदर एक बीज बो दिया जाता है। तो फिर जब आप कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं या डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करते हैं तो आपको ये बता दिया जाता है कि जी आप कॉम्प्रोमाइज करें। कानून हैं, मौजूद हैं कानून, लेकिन मसला उनकी इम्प्लीमेंटेशन का है, इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा उनकी अवेयरनेस का है। यासिर, आपने बात की हेल्पलाइन की, एक तो बता दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी थैंक्स टू यू एंड वुमेन पाकिस्तान में भी एक हेल्पलाइन मौजूद है, एक तो वो हेल्पलाइन क्या है बता दीजिए, लेकिन फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि उस हेल्पलाइन का फायदा होता है, क्योंकि अगर एक औरत पर जुल्म हो रहा है या किसी बच्ची पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प ही क्यों ना हो, और वो कॉल करके ये बताए कि मेरे घर पे तशद्दुद किया जा रहा है, तो उसका आउटकम क्या होगा? हमने मुख्तलिफ हेल्पलाइंस को सपोर्ट किया पाकिस्तान में, यूएन वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ हमने रिसेंटली एक हेल्पलाइन लॉन्च की। हम साइबर हरासमेंट की हेल्पलाइन एक चला रहे थे डिजिटल राइट्स के साथ। अब हेल्पलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, और हमने ये देखा कि सबसे पहले तो आपने हेल्पलाइन की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपने माशरे में बताने की जी एक हेल्पलाइन एग्जिस्ट करती है। उसके मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि आपको एक्सेस मिलती है एक सर्वाइवर को किसी से बात करने के लिए। अब हेल्पलाइन पे जो बंदा दूसरे एंड पे कॉल रिसीव कर रहा है, बहुत जरूरी है कि वो भी जेंडर सेंसिटिव हों, वो ये अंडरस्टैंड करें कि किस तरह एक एम्पैथेटिक अप्रोच के साथ आपने सर्वाइवर को काउंसल करना है। दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, साइको सोशल काउंसिल की बात करूं मैं। एंड देन रिड्रेसल मैकेनिज्म्स क्या देने, ये तो बिल्कुल भी नहीं हम चाहेंगे कि कोई हेल्पलाइन पे कॉल करे बताने के लिए कि घर पे जुल्म हो रहा है, और दूसरे एंड पे बंदा कहे कि नहीं जी कोई बात नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज कर ले, कोई बात नहीं, आप मान जाए। दैट इज नॉट देयर जॉब, ये उनका काम नहीं है। उनका काम है रिड्रेसल मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करना। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि एक वाइडर अप्रोच के साथ यूएन वुमेन काम कर रहा है। देखिए, हेल्पलाइंस प्रोवाइड करना एक रिड्रेसल मैकेनिज्म है। हम कानूनदान के साथ काम करते हैं देखने के लिए कि लॉज के अंदर क्या गैप्स हैं। डेवोल्यूशन के बाद मुख्तलिफ प्रोविंसेस अपने लॉज इंप्लीमेंट करें, तो उनको हम सपोर्ट करें देखने के लिए कि गैप्स क्या, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। बट एट द सेम टाइम हम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं।
खवातीन को ये बताना, डिफरेंट कम्युनिटीज को ये बताना, वल्नरेबल ग्रुप्स को ये बताना, ट्रांसजेंडर्स को बताना कि उनके भी राइट्स हैं। अगर वो ये राइट्स डिमांड करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और लॉज आपको ये राइट्स देते हैं। और दूसरी बात ये कि हम लॉ मेकर्स के साथ जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं उनको भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कानून के तहत आपने उसकी कंप्लेंट दर्ज करनी है। तो हैज टू बी अ वाइडर अप्रोच टू इट। एक आम खातून जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही है और जिसको आज शायद हमारी बातें सुनने के बाद ये अंदाजा होगा कि जो मार पीट वो बर्दाश्त कर रही है वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो वायलेंस है, जी हाँ। वो तशद्दुद है। आज अगर उसको ये आगाही मिली है तो उसका अगला स्टेप यासिर क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट का सर्वे PDHS डेमोक्रेटिक हेल्थ सर्वे 2018 का, वो ये रिपोर्ट करता है कि 56% खवातीन जो कि एक मैरिड रिलेशनशिप में है वो सफर करती हैं फ्रॉम डोमेस्टिक अब्यूज, लेकिन वो उसको रिपोर्ट नहीं करती। एक तो उनको शायद कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि अगर रिपोर्ट करेंगे तो उसके क्या मैकेनिज्म है, लेकिन उससे ज्यादा उनको खतरा ये कि रिपोर्ट करने के बाद उनके ऊपर क्या रिप्रिकॉशंस हैं। देयर इज नो प्लेस टू गो। एग्जैक्टली, वो कहाँ जाएं? क्योंकि जब शादी की जाती है हमारे यहाँ अमूमन तो वालिदैन अपनी बच्चियों को ये बताते हैं कि अब आपका जनाजा इस घर में आएगा, तो अगर वो अपने शौहर की मार पीट से खुद को बचाकर अपने वालिदैन के घर जाना चाहे भी तो क्या पता उसके वालिदैन ही दरवाजा ना खोलें। तो शी हैज नो प्लेस टू गो। इसलिए ये जानते हुए कि उसके पास कोई जगह नहीं, उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को आप एक अवेयरनेस डेवलप करें कि कानून में आपके राइट्स क्या है। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस से सफर करें और अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे अब्यूजर आपके साथ मारपीट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम्स क्या अवेलेबल हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2, यू डोंट हैव टू टेक दैट। ये कॉम्प्रोमाइज करने का कोई ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एक विशियस साइकिल है। आप एक दफा कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपका अब्यूजर परपेट्रेटर को पता चल जाता है कि आप कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं करेंगे। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक हम जैसे अब मूव फॉरवर्ड करते हैं और हम देखते हैं कि कुछ अवेयरनेस जनरेट हो रही है, हमें अपने बच्चों को अर्ली ईयर्स जो उनके फाउंडेशनल ईयर्स हैं उनमें ये चीज उनके दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है कि इनइक्वालिटीज कुछ भी नहीं होती, एवरीवन इज इक्वल। कोई ऐसे रोल्स नहीं है जो एक जेंडर तक कन्फाइंड है। यू हैव टू बी अ गुड प्रोफेशनल, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं। तो ये एक मैसेज हमें देना बहुत जरूरी है अपने आने वाली जनरेशन। बहुत सारे यंग बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, जिन बच्चियों पर जुल्म होता है मगर उनमें हिम्मत नहीं है अपने लिए खड़े होने की, आवाज उठाने की, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये एक साइकिल रिपीट होता रहेगा आपके साथ। आप उसके अपने चैलेंजेस हैं, जब आप आवाज उठाते हैं आपको ये डर होता है कि आपके ऊपर उसके रिप्रिकॉशंस क्या आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस इतने ज्यादा नहीं है जो कंपेयर टू वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जिससे आप रोज गुजर रहे हैं। अगर आप उससे अपने आप को निजात दिला दें तो आप एक बेहतर और एक मेंटली कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सकते हैं। सो वी शुड नो आवर राइट्स एंड वी शुड टेक अ स्टैंड फॉर आवर राइट्स। बिल्कुल, जिस तरह के यासिर ने कहा कि खवातीन के हुकूक बेसिकली ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानों के हुकूक में ही खवातीन के हुकूक भी शामिल हैं, बच्चियों के हुकूक भी शामिल हैं। और जिस तरह के यासिर से बात करते हुए एक चीज मैंने रियलाइज की कि जब औरत मार पीट बर्दाश्त करती है, खामोश रहती है, तो उस घर में पलने वाला बेटा या बेटी ये देख रहे होते हैं कि जब हमारा बाप हमारी माँ पे हाथ उठाता है तो वो खामोश रहती है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज करती है। जब वो बेटी बड़ी होती है और ये विशेष साइकिल कंटिन्यू होता है तो उसको पता होता है कि अगर जुल्म किया जाएगा तो मैंने बर्दाश्त करना है क्योंकि मेरी माँ ने बर्दाश्त किया था। और वो बेटा जो अपनी माँ को जुल्म बर्दाश्त करते देखता है और खामोश रहता है, वो जब अपनी होने वाली बीवी पर हाथ उठाएगा या अपनी फ्यूचर वाइफ पे हाथ उठाएगा और वो फ्यूचर वाइफ ये कहेगी कि हाउ डेयर यू टच मी, तो वो कहेगा मेरी माँ ने कॉम्प्रोमाइज किया था, तुमने कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं किया। हमने इस विशेष साइकिल को तोड़ना है। हमारे यहाँ ये कहा तो जाता है कि जुल्म बर्दाश्त करो बच्चों के लिए। मैं ये कहती हूँ जुल्म बर्दाश्त नहीं करना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए एक अच्छी मिसाल बनना है आपने। कोई भी रिश्ता अगर जुल्म बर्दाश्त करने पर कायम है तो ऐसे रिश्ते का टूटना बेहतर है, इससे पहले कि वो आपको तोड़ दे। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे कुछ और मेहमानों के साथ। से विराज फौरी खबर हो, राय या तज्जिए,
डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ। PTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश। PTV न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। PTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त पर वक्त। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस पे हम बात कर रहे हैं। जिस तरह की हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। हुकूक चाहे लड़की के हों, लड़के के हों, मर्द के हों, औरत के हों या फिर ख्वाजा सरा के, ये तमाम ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हुकूक हैं और हम सब इंसान बराबर हैं और जुल्म किसी पर भी हो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारी समाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कानून किस तरह मदद करता है? कानून में हमारे राइट्स हैं क्या हम उन राइट्स के बारे में जानते भी हैं या नहीं? हमने सोचा कि कानून को समझने के लिए हम मुलाकात करें आलिया खान से, जो कि लीगल एक्सपर्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आइए आलिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जी। हम लोग इस साल 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म में काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं पंजाब लेवल पे। थोड़ा सा मैं अवेयरनेस की तरफ जाना चाहूँगी। आपका टॉपिक भी आज का यही है। बेसिकली पंजाब में एक कानून मौजूद है जिसका नाम है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016। इस कानून के तहत खवातीन जो कि घरेलू तशद्दुद का सामना कर रही हैं उनके लिए कुछ रेमेडीज कानून ने आगे लाई हैं। अगर वो घरेलू तशद्दुद का सामना कर रही हैं तो वो पुलिस को फोन कर सकती हैं। पुलिस के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं उनका ये काम है कि वो फौरन उस कॉल को रिस्पॉन्ड करके खातून की लोकेशन पर पहुंच जाएं। वो वहां से जिस मर्द के हाथों उनका तशद्दुद हो रहा है खातून के साथ उनको अरेस्ट कर सकती हैं, जज के सामने पेश कर सकती हैं। उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, जिसको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी कहते हैं, वो जारी किया जा सकता है विदिन 1 वीक। और उसके अलावा रेजिडेंस ऑर्डर्स भी इस कानून में एक और रेमेडी प्रोवाइड की गई है कि अगर खातून को घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है घर की सतह पे, तो उसको घर में रहने की पूरी इजाजत कानूनन मिल सकती है और उसके मियाँ या घर में किसी भी मर्द के हाथ तशद्दुद हो रहा है उस मर्द को उस घर में आने की इजाजत नहीं होगी। और प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के अलावा मॉनेटरी ऑर्डर्स भी इस कानून के तहत मिल सकते हैं कि मर्द को एक रकम खातून को देनी होगी हर महीने। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कानून का फायदा उठाया जा सकता है। फिर मुल्तान में एक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर भी बनाया हुआ है हुकूमत ने और यही मॉडल जो है वो बाकी 35 अजला में रिपीट किया जाएगा अनकरीब। तो ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर है यहाँ पे जाके एक ही अंडर वन रूफ खातून को पुलिस से मदद मिल सकती है, लीगल एड से मदद मिल सकती है। वहीं पर एक डॉक्टर मौजूद है उनका मेडिकल एग्जाम करने के लिए। फौरी तौर पे वहाँ जज भी मौजूद हैं जो कि उनके हक में फैसला दे सकते हैं कि इस खातून को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो जिस मर्द ने उसके ऊपर तशद्दुद किया है उसको उसी घर में रहने की इजाजत नहीं होगी। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जैसे मैंने बताया जारी किया जा सकता है। चाइल्ड कस्टडी ऑर्डर्स भी जारी किए जा सकते हैं अगर तो तशद्दुद बच्चों के सामने हो रहा है या बच्चों पर हो रहा है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं कानूनन जो पंजाब में मौजूद हैं। ऐसा ही कानून सिंध में भी मौजूद है जो कि पंजाब से पहले इनफैक्ट आ गया था, उसमें भी सिमिलर रेमेडीज मौजूद हैं। आपने बहुत अच्छी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि कानून सपोर्ट तो करता है मगर हम ये जानते नहीं कि कानून ने क्या क्या राइट्स हैं जो हमें प्रोवाइड किए हैं, गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया है।
عالیہ مجھے جی بالکل، یہ کافی وائڈ اسپریڈ مسئلہ ہے کہ جی قانون تو موجود ہیں لیکن قانون کے بارے میں آگاہی ہارڈلی کسی کو ہے، اسپیشلی گراس روٹ لیول پہ. اس کے لیے میں ساری خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پنجاب میں خواتین کے لیے ایک ہیلپ لائن موجود ہے جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پنجاب کمیشن برائے حقوق خواتین کی جانب سے لانچ کی گئی تھی 2014 میں. اس کا نمبر ہے 1043. یہ ٹول فری نمبر ہے، 24 گھنٹے اس پہ فون کیا جا سکتا ہے. اس ہیلپ لائن پہ لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں جو ہمارے کال سینٹر ایجنٹس ہیں، وہ سائیکولوجیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو حکومت کے دوسرے نظام ہیں خواتین کی پروٹیکشن اور سیکیورٹی کے لیے، ان کے بارے میں بھی ان کو آگاہی دے سکتی ہیں. عالیہ میرا اگلا سوال آپ سے ہوگا ان خواتین اور بچیوں کے بارے میں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، جو کہ کنفائنڈ ہیں، جو بہت سی ایسی ہیں جو شاید بات نہیں کر سکتی، جو چل پھر نہیں سکتی، جو ویل چیئر یوزرز ہیں، وہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، یونیک ہیں. کیونکہ جب ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بڑھے ڈیورنگ پینڈیمک، خاص طور پر کیونکہ جو ظالم ہے وہ بھی گھر میں بند ہے اور جو مظلوم ہے وہ بھی اس کے ساتھ قید ہے، تو ان بچیوں پہ جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ تھیں ان میں ڈومیسٹک کیسز جو وائلنس کے کیسز تھے وہ بڑھ گئے. شاید ان کے لیے کسی ہیلپ لائن تک پہنچنا آسان نہ ہو، تو کیا ذمہ داری ہے ہماری بحیثیت سماج کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ یونیک ہے، ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے گھر میں، ہمیں بحیثیت سماج کیا کرنا چاہیے اس کو بچانے کے لیے؟ یہ جی ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارا یہ جو سوشل اور کلچرل نارمز ہیں ہمارے پاکستان میں، پنجاب میں، ان کی وجہ سے جو مائنڈ سیٹ ہے تقریباً سارے ہی لوگوں کا، میجورٹی لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، خاتون ہو یا مرد ہو، تو اس کے ساتھ برتاؤ برا کیا جاتا ہے، اس کو ہر قسم کے حق سے محروم کیا جاتا ہے. تو ایز اے سوسائٹی ہمارے اگر ایز اے سوسائٹی بھی اور گھر کی سطح پہ بھی اگر ہمارے پاس اس طرح کا کوئی شخص ہے، خاتون ہے، مرد ہے، بچہ ہے یا خواجہ سرا ہے، تو ان کی ویل بینگ کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی نان وائلنٹ زندگی کے لیے آگاہی کی بہت ضرورت ہے. اگر گراس روٹ لیول پہ یہ معلومات پہنچ سکیں کہ وہ بھی ایک انسان ہیں، ان کی بھی ہیومن رائٹس اتنی ہی ضروری ہیں جتنی کی باقی لوگوں کی ہیں جو کہ اپنے لیے سب کچھ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اور بھی ولنریبل ہیں، کیونکہ یہ لوگ خود اپنے لیے سب کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی کوئی ڈسیبلٹی ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ وہ خود کر سکتے ہیں. تو ان کے اوپر تو ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کی مدد کریں، ان کے کام آئیں، ان تک یا ان کے گھر والوں تک یہ میسج پہنچائے کہ جی قانون آپ سب کے لیے سزائیں موجود ہیں ان پہ تشدد کرنے کی. عالیہ، ایک عام بچی اس وقت جو آپ کو دیکھ رہی ہے، جس کو شاید اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوتا ہے، جو ظلم اس پر ہو رہا تھا، جس کو وہ کمپرومائز سمجھ رہی تھی، یہ وائلنس کی ایک فارم ہے اور اس کو برداشت کرنا خاموشی سے یہ غلط ہے. اور اگر آج وہ سٹیپ لینا چاہتی ہے اپنے رائٹس کے لیے تو اس کا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ وہ ریکگنائز کرے اس بات کو کہ تشدد جو گھریلو سطح پہ ہوتا ہے وہ کن کن طرح کا ہوتا ہے. تو ایک تو مار پیٹ کرنا، ذہنی دباؤ اور تشدد کرنا، سائیکولوجیکلی کسی کو کوسنا، کسی کو باتیں سنانا، اس کی ایموشنل ویل بینگ کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ گھر کی سطح پہ برا برتاؤ کرنا، یہ ساری گھریلو تشدد کی اقسام ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گھریلو تشدد جو ہے وہ صرف مار پیٹ کا نام نہیں ہے. باتیں سنانا، کیا کہتے ہیں، ذہنی دباؤ میں لانا کسی کو، ایموشنلی بلیک میل کرنا، ایموشنلی اس کو اس پوزیشن میں رکھنا کہ وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے، یہ ساری بھی گھریلو تشدد کی اقسام ہیں. تو سب سے پہلے ان کو یہ ریکگنائز کرنا کہ یہ ساری اقسام ہیں گھریلو تشدد کی، اس کے بعد مدد لینے کے لیے وہ کسی بھی سرکاری ادارے کے پاس جا سکتی ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا، پنجاب کمیشن برائے حقوق خواتین، ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. ہماری ہیلپ لائنس پہ آپ اگر فون کریں گی تو یہ ساری معلومات آپ کو ایک ہی کال پر مل جائے گی. عالیہ، آپ نے وائلنس کی ڈفرینٹ فارمز تھیں، ان سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ایک چیز بہت زیادہ پریویل کرتی ہے ہمارے سماج میں اور اسے بہت سے لوگ ریلیٹ بھی کر پائیں گے، جو بات میں بھی کرنے جا رہی ہوں،
مرد عموماً اپنی بیوی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرے یا بات چیت کرے. کیا یہ بھی وائلنس کی ہی فارم ہے؟ بالکل. اگر آپ ایک خاتون کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اس کی موومنٹ کو کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی, چاہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی کیوں نہ ہو, بازار تک کیوں نہ ہو یا اسکول تک کیوں نہ ہو, تو اس کی موومنٹ ریسٹرکٹ کرنا یقیناً ایک تشدد کا ایک اور فارم ہے. عالیہ, اب تک آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے, آپ نے فائٹ کیا ہوگا ان خواتین کے رائٹس کے لیے. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے جس نے which shook you to the core کہ ہمارے سماج میں ڈومیسٹک وائلنس کے یا مختلف نوعیت کے وائلنس کے کیسز اتنے زیادہ ڈیپ روٹڈ ہیں کہ جن کو بدلنے کی بے انتہا ضرورت ہے؟ کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں گی آپ ہمارے ساتھ؟ تو تین سال پہلے جب میں پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن میں کام کرتی تھی, تو ہیلپ لائن پر ہمیں ایک خبر ملی کہ ایک لڑکی ہے جو کہ جس کی زبردستی شادی کرانا چاہ رہے ہیں اس کے ماں باپ, اور اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ذریعے اس نے اطلاع پہنچائی پولیس کو بھی, اور ہماری ہیلپ لائن تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ اس کی لوکیشن کیا ہے. تو یہ کیونکہ وہ جو لڑکی تھی وہ اصل میں اٹلی میں رہتی تھی اور وہ پاکستان آئی تھی کسی اور شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے, اور یہاں آ کے اس کے ماں باپ اس کی زبردستی اس کے کزن سے شادی کرانا چاہ رہے تھے. تو یہ کیس جب ہمارے تک پہنچا, ہم ہیلپ لائن تک پہنچا اور ہمیں اس کی خبر ہوئی, تو امیڈیٹلی جو اس وقت چیئر پرسن تھی ادارے کی, انہوں نے ریسکیو کرنے کے لیے اس کو پولیس میں فون کیا, پولیس جو نیئرسٹ پولیس اسٹیشن تھی ان سے رابطہ کیا, اور جو ہائر وہاں ایک پنجاب پولیس میں ایک AIG جینڈر کرائمز کے نام سے ایک پوزیشن ہے, اس پوزیشن پہ جو خاتون تھیں اس وقت ان سے رابطہ کیا, اور ان کے ذریعے اس لڑکی کو اس سچویشن سے اس کے گھر سے ریسکیو کیا. اس کے بعد اس نے ایک رات دارالامان میں گزاری, اور پھر جو اٹالین ایمبیسی تھی اس نے اس لڑکی کی کسٹڈی لے لی بیکاز وہ اٹالین سٹیزن تھی, اور ود ان 1 ویک اس کو واپس اٹلی سیفلی پہنچا دیا گیا. یہ ایک بہت ہی واقعہ تھا جو مطلب جس نے ہم ساروں کو تو بہت ہی افیکٹ کیا, لیکن اینڈ میں خوشی بھی بہت ہوئی کہ وہ سیفلی اپنے گھر واپس پہنچ گئے اپنے, اور اس کی زبردستی شادی ہم نے نہیں ہونے دی. چلیں, دیٹس امیزنگ. اور اچھی بات یہ ہے عالیہ, آپ کی باتوں سے اس طرح پتہ لگا کہ ایسا نہیں ہے کہ سسٹم آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا یا آپ کو رائٹس دینا نہیں چاہتا. بات اتنی ہے کہ شاید ہم ہی واقف نہیں اپنے رائٹس کے معاملے میں, ہمیں ہی اویئرنیس نہیں ہے. بہت شکریہ عالیہ, ہمیں یہ اویئرنیس دینے کے لیے شکریہ. اور وائلنس کی کتنی فارمز ہیں, اور وائلنس جس بھی فارم میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ جس پر بھی ہو, میں بار بار کہوں گی, ظلم چاہے لڑکی پہ ہو یا لڑکے پہ ہو, مرد پہ ہو یا عورت پہ ہو یا پھر خواجہ سرا پہ, اور کرنے والا چاہے مرد ہو, عورت ہو یا خواجہ سرا, ظلم ظلم ہے, اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب کی سماجی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے ہم آج یہ شو کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو اگر آپ ظالم ہیں تو آپ سدھر جائیں, اور اگر آپ مظلوم ہیں تو قانون آپ کو سہارا دے گا. نو یور رائٹس, جو آپ کے رائٹس ہیں وہی ہیومن رائٹس ہیں. بریک کے بعد ہم ایک اور مہمان سے ملیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns, against peaceful protesters, extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters. The Kashmiri media and those daring to raise their voice are being systematically harassed. The international community must investigate these grave violations. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime. Pakistan has always called for a peaceful solution. To reach this end, India must ascend the measures it has instituted since 5th August 2019. The brave Kashmiri people will never submit to Indian occupation and oppression. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters in the legitimate struggle for self-determination.
Kashmir has been rightly described as a nuclear flashpoint. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज और आज हम बात कर रहे हैं वायलेंस के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ। और वो लोग जिनको लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं या ये सिर्फ स्टैट्स हैं या डेटा है जिसके ऊपर बात की जाती है और ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं, जरूरी ये है कि जिस पर ये जुल्म होता है वो खुद बात करे। उनके बात करने से शायद वो बच्चियां या वो खवातीन या वो ख्वाजा सर और वो मर्द हजरात भी जिन पर जुल्म हो रहा है और अपने लिए आवाज उठाते हुए वो डरते हैं, वो इनसे हिम्मत हासिल करें। मेरी अगली मेहमान है साबरा सुल्ताना। केरोसिन छिड़क कर इनके ऊपर इन पे केरोसिन डाला गया और इनको आग लगाई गई और इनको बहुत तकलीफ से गुजारा गया। मगर मैं हमेशा कहती हूँ कि ये विक्टिम नहीं है, एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये बर्न्ट विक्टिम है। मैं ये कहती हूँ कि ये सर्वाइवर हैं, ये वॉरियर हैं कि उन्होंने बहुत सारी तकालीफ देखी और आज ये अपने पैरों पर खड़ी हैं और बाइज्जत जिंदगी गुजार रही हैं। और वो शख्स जो जालिम है आज कहाँ है, आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। साबरा, पूरी दुनिया में 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म मनाए जा रहे हैं, अवेयरनेस की बात की जाती है, लड़कियों को, खवातीन को बताया जाता है कि जुल्म के खिलाफ अगर आप बर वक्त आवाज नहीं उठाएंगे तो वो जुल्म किस एक्सट्रीम तक जा सकता है। आपने भी उस जुल्म का सामना किया, आपने उसे बर्दाश्त किया। कितना मुश्किल होता है उस जुल्म को बर्दाश्त करना खामोशी के साथ? मैं कहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है, मुझे ससुराल वालों ने जलाया था जी कि मैं जहेज कम लाई हूँ और मारते पीटते थे जी। मैं कहती हूँ कि पहली दफा उठने वाला अगर हाथ रोक दिया जाए ना तो फिर नहीं उठता, क्योंकि घर वाले एक लड़की को यही कह के भिजवाते हैं कि अब आपकी शादी होगी, आपने उसके घर में रहना है, वहीं से आपका जनाजा निकलना है। जी ऐसा नहीं कहना चाहिए, जी क्योंकि आपकी बेटी है जो आपने ब्याह के दी है। अगर कल को उसके साथ कोई मार पिटाई होती है या कुछ होती है, आप उसके साथ सबसे क्लोज रहें, एक दोस्ताना माहौल की तरह, कि वो आपको अपना मसाइल बता सके। जब वो बर्दाश्त करती करती है तो लास्ट में ये होता है, उनको पता है कि इसके तो कोई आवाज उठा नहीं रहा या ये तो बर्दाश्त कर रही है, तो फिर वो यहाँ तक कदम उठाते हैं कि जैसे मुझे केरोसिन ऑयल डाल के जला दिया गया, फिर आप उसकी जिंदगी खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की को पहली दफा उठने वाला हाथ रोकना चाहिए और पहली दफा अगर जुल्म हो तो उस पर आवाज उठानी चाहिए ताकि उनको कोई पता हो और वो रोके और आगे उसके साथ इतना खौफनाक ना वो कर सके। साबरा, जब आपकी शादी हुई तो आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? तकरीबन मैं 15-16 साल की थी जब मेरी शादी हुई। हम मिडिल क्लास से थे और हम 4 बहनें हैं और घर वालों ने यही कहा कि जैसे वो कहा जाता है ना कि फर्ज अदा हो जाए। अरे, क्योंकि ये 92 में मेरी शादी हुई थी, 93 में ये हादसा हुआ है, तो अब में और तब में बहुत फर्क है। और तब तो इतना पता भी नहीं था और कि क्या हकूक है औरतों के, किस तरह हो सकता है। तो उन्होंने रोज मार कुटाई होती थी कि कहीं कम लाई हो, तो उसके बाद ये था कि फिर उन्होंने मुझे खिला दिया। लेकिन उसके बाद मैंने फिर केस वगैरह किया और केस के बाद भी यही था कि जब हम अदालत में जाते थे, कभी ब्रेक, अगली तारीख, तो इसी तरह करके काफी अच्छा गुजरा। और अभी तक वो कोई ऐसा कानून नहीं बन सका जिसपे, अगर बना नहीं है तो उसको अभी नाफज नहीं हुआ कि किसी को अगर चलाया जाए या कुछ किया जाए तो उसको सरेआम वैसी ही सजा देनी चाहिए ताकि ये जराइम बढ़े ना रुकें। अब तो इसीलिए तो बढ़ रहे हैं, किसी को बर्खास्त सजा नहीं। साबरा, एक सवाल है मेरा आपसे। हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि मर्द औरत पर तशद्दुद करता है, बेशक करता है। हमारी स्टैट्स भी यही बताती हैं, डेटा भी ये बताता है कि जो मर्द होता है वो औरतों पर, लड़कियों पर तशद्दुद करते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक सवाल पूछती हूँ उन सर्वाइवर से कि जब उन पर तशद्दुद हो रहा था, जब उन पर जुल्म किया जा रहा था, जब आप पर
तेल छिड़का जा रहा था, तो क्या उस वक्त आपके आसपास कोई औरत मौजूद नहीं थी जो एक औरत को बचाने के लिए आती? क्या जुल्म सिर्फ मर्द ही करता है या औरत भी औरत पर जुल्म करती है? मुझे जब जलाया गया, मुझे मार रहा था मेरा हस्बैंड, तो मेरी सास भी घर में थी, मेरा देवर भी था, तो किसी ने मुझे आगे आके नहीं बचाया। उल्टा ये ही आगे वो जलती पे आग वाली नहीं है बात के अगले को और मतलब भड़काओ कि वो और मारे या इस तरह करे। जब मुझे मेरे साथ हुआ तो मेरी सास भी घर थी, वो भी औरत है, वो भी घर थी, और मेरा देवर भी घर था और मेरा हस्बैंड भी था। तो लिहाजा औरत भी है, क्योंकि औरत अगर ये समझे ना, औरत एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक बीवी भी है, लेकिन जब वो बेटी होती है तो वो और तरह की उसकी सोच होती है, जब वो सास बनती है तो उसकी सोच और हो जाती है। लेकिन तब वो औरत भी थी, मैं नहीं कहती कि वो मर्द, औरत भी थी। अगर वो चाहती, माँ थी, माँ कितना फरमा बर्दाश्त था, अगर बेटा या माँ कितनी सुनता था तो वो माँ रोक सकती थी ना। वो मैं भी तो एक लड़की थी, मैं भी किसी की बेटी थी, या मैं भी तो एक औरत हूँ, तो उन्होंने नहीं रोका। यानी कि ये बात तो तय है कि जुल्म सिर्फ मर्द ही औरत पे नहीं करता, औरत भी औरत पे जुल्म करती है। तो ये जो जालिमाना एक रवैया है, इट गोज बियॉन्ड जेंडर। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। मुझे ये बताइए साबरा कि उस जालिम ने तो जुल्म कर दिया, चंद लम्हों में जिंदगी आपकी बदल दी। मैं खराब नहीं कहूंगी क्योंकि आप एक वॉरियर हैं और आपने अपने आप को दोबारा से बिल्ड किया एज अ स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन। लेकिन कितनी सर्जरीज के बाद आज साबरा हमारे सामने मौजूद हैं? मेरी कोई 50 के करीब सर्जरीज हुई हैं, मेरी आंखें यहाँ तक आ गई थी, मेरा मुंह अभी भी पूरा नहीं खुलता, गला मेरा यहाँ तक जुड़ गया था। मैं कहती हूँ कि कोई मतलब अल्लाह की बनाई हुई चीज कोई इंसान नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी मुझे बेहतर कर दिया है डॉक्टर्स ने। या अल्लाह का करम है, बहुत मैं खा पी सकती हूँ, चल फिर सकती हूँ, मैं और लोगों के लिए एक हिम्मत हौसला हूँ, मैं उनको उनके लिए एक रोल मॉडल हूँ कि देखिए मेरे साथ हुआ, मेरा इलाज हुआ, इलाज के बाद मैं दोबारा इस माशरे में खड़ी हुई हूँ, मैं और लोगों की हेल्प करती हूँ। जैसे कि मैं पेशेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, उनके ऑपरेशन होते हैं तो मैं उनके साथ होती हूँ। मैं अब जो है डिप्लेक्सी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट में हूँ। तो मतलब ये एक यहाँ तक पहुँचने तक भी हमारी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर फैमिली वाले साथ देते हैं तो एक लड़की बाहर निकलती है और जॉब करती है या काम करती है। क्योंकि डिप्लेक्स स्माइल एंड गेन फाउंडेशन है तो हमें एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा किया, लेकिन उन तक पहुंचाने का भी तो एक जरिया होता है ना, वो हमारी फैमिलीज होती हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं कि ठीक है आपने दोबारा खड़ा होना है, या आपने दोबारा अपने अब इस चीज को बुला के और लोगों के लिए हेल्प के लिए होना है खड़ा। तो ये घर वालों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। साबरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वो बच्चियां इस वक्त जो आपको देख रही हैं, जो कि शायद नहीं जानती कि उन पर जो जुल्म हो रहा था अब तक, और वो कॉम्प्रोमाइज के नाम पर बस खामोश थी, बर्दाश्त किए जा रही थी, आज शायद आपकी बात सुनकर, आपसे पहले जो मेहमान आए उनकी बात सुनकर उनको ये रियलाइज हुआ कि ये तो जुल्म है, ये तो वायलेंस है और ये गलत है। तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं पहले घर वालों को भी ये कहूंगी कि जो घर वाले हैं वो बेटी को घर पे आते हैं या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो प्लीज उसको मतलब एक कचरे की तरह या एक अलग सी चीज की तरह आप कोने में ना बिठाएं, उसका हिम्मत हौसला बनाएं, क्योंकि वही आपकी बेटी थी जो आपने पैदा की है, वही आपकी बेटी थी जो आपने ब्याई है। और अगर आप वो डिवोर्स लेके या इस हादसे का शिकार होके वापस आ गई है तो उसको ज्यादा जरूरत घर वालों की पहले होती है कि वो उसको हिम्मत बनाए। और बाकी लड़कियों को मैं ये कहूंगी कि अगर कोई सबसे और घर वाले सबसे बड़ी चीज कि अपने घर वाले जो है ना वो अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन, क्योंकि अच्छी एजुकेशन होगी तो वो दोबारा अपनी पांव पे खड़ी हो सकती है या कोई काम कर सकती है। और लड़कियों को मैं ये कहूंगी कि आपकी तरफ पहली दफा हाथ उठने वाला उसको रोकी, और अगर जुल्म है तो अब तो इतने इदारे हैं, इतनी चीजें हैं, आप बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, और हिम्मत करें और आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूँ, हमारा इदारा आपके साथ है, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, आप आए और अपना जो है ना हिम्मत करें और जो आपके साथ हो रहा है वो आप बताएं ताकि किसी और की बेटी बहन जो है ना वो बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साबरा, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह मजबूत रखे और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। प्रोग्राम आपने देखा,
ہمارے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو سماجی رویے ہمارے ہاں پریویل کر رہے ہیں ہم نے انہیں بدلنا ہے. لڑکیوں پر، خواتین پر یا کسی بھی ایسی جنس پر تشدد کرنا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کمتر ہے یا کمزور ہے، یہ ظلم ہے، یہ ایک سماجی رویہ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. 16 ڈیز آف ایکٹیویزم تو گزر گئے، لیکن کیا ہماری سوچ بدلی؟ کیا یہ سماجی رویہ بدلا؟ ظلم برداشت کرنا غلط ہے اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا اس سے بڑا ظلم ہے. آج ہم نے صرف یہ کوشش کی کہ آپ کو اویئرنیس دیں کہ آپ کے حقوق بیسکلی ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق ہیں، اور جن کو کوئی بھی آپ سے نہیں چھین سکتا. اس لیے اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو یاد رکھیے قانون ہے موجود جو آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم آئیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.